क्योंकि दूसरा चीज लार्ज अमाउंट है, तो उस पे हमारे पास कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है। एक्सेस हम लिख दे रहे हैं, टी कैन एक्सेस दैट इट कंसंट्रेशन बिकम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो डज नॉट अफेक्ट द रेट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, तो बेसिकली फॉर स्यूडो ऑर्डर के लिए रिएक्शन, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कह सकते हैं ऑलवेज ऐसा होता है। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस ही कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा अरे, अब यहाँ H2O क्या होगा, एक्सेस में रहेगा, एक्सेस। और H2O के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा इसके। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा। घोल बना रहे, यहाँ रेट क्या हो जाएगा, के, यानी कि C12H22O11, इसके पे तो डिपेंड कर रहा है, एक का पावर रहेगा, लेकिन H2O एक्सेस के रहते इस पे क्या करेगा, जीरो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मालिकुलरिटी देखिए 2 होता है। ठीक है, इंटरेक्शन दो मालिक्यूल के बीच हो रहा है, बस ऑर्डर क्या हो गया, 1 होता है। समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, जैसे अभी जल्दी क्वेश्चन आया था, ऐसे लिख दिया था, फॉर ए रिएक्शन A+B, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो सेट ला इज गिवन ऑन रेट के इक्वल टू, अब इसमें लिख दिया था, इफ रिएक्टेंट बी इज टेकन, क्या लिखते हैं, इज लार्ज अमाउंट, नहीं, लार्ज अमाउंट, यहाँ वाला एक्सेस में लिख दिया, तो देन पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बी। ऑर्डर बी एक्सेस में ऑफ, हो तो दो ही, टू ही होगा मेरे ख्याल से। अबे भाई थोड़ा ध्यान से देखिए, बी बी होगा क्या? एक्सेस हो, बी एक्सेस हो गया तो उस पर डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा, अच्छा हाँ, तो तो ऑर्डर वन। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो, जो एक्सेस करेंगे उसको नहीं काउंट करेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा पूछ लिया, 2022 में पूछा गया था कि हम्म। स्यूडो ऑर्डर क्यों होता है, तो लार्ज अमाउंट की वजह से, बस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसा। हाँ, तो ये बाकी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे कोफिशिएंट पे, यानी कि दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर कौन है, टेम्परेचर भाई। एक कंसंट्रेशन हमने कर लिया, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन कर लिए, दूसरा टेम्परेचर ही तो था।
प्रेशर भी लिखे थे, लेकिन प्रेशर कंसंट्रेशन में हो गया, गैसियस रहेगा तो हाँ प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ टेम्परेचर लिख देते हैं पहले, फैक्टर ऑफ 15। तब इसी के अंदर पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने बोला था कि कई जगह ऐसी बात हुई है रेट को लेके, मतलब कि टेम्परेचर को लेके। तो हम लोग बात किया कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि नहीं, तो वही टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हम थीटा मान लेते हैं। ठीक। तो एक फार्मूला बताया, हम लोग पढ़े थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होता है? अरे 2 या 3 टाइम, ऊपर ही लिखे थे, या एवरेज 2.5 टाइम। तो यहाँ पे वही चीज है, यानी कि थीटा एक फार्मूला के, यानी कि T+10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर दे रहे हैं। और नीचे क्या आ जाएगा फार्मूले में? T डिग्री सेल्सियस, मतलब जो T होगा उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या कोई कोई इसे रेट के रूप में लिख देते हैं। आपको ये के वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, T+10 डिग्री ऐसे लिख दे रहे हैं। अपान क्या हो जाएगा? रेट। ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले को देखिए, यहाँ पे सॉरी, 2 < < थीटा, और लेस देन क्या कर सकते हैं? 3, मतलब कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ग्रेटर देन 2 और 3, यानी कि एवरेज हम लोग बोले, एवरेज कितने टाइम्स हो जाएगा? 2.5। हाँ, जैसे एवरेज कई जगह 2.5 होता है, जैसे एवरेज बेबी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, एवरेज वेट 2.5 होता है। ऐसे जो हम लोग, मतलब न्यूक्लियर फिशन होता है उसमें जो न्यूट्रॉन निकलता है वो भी एवरेज 2.5 टाइम होता है, यानी कि 2 या 3 न्यूट्रॉन पर फिशन में निकलता रहता है। ठीक है। जो आप लोग ओपन है क्या मूवी आई है उस पे भी देख सकते हैं, रेट न्यू। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि रेट न्यू या फाइनल जो पूछेगा, ठीक है, ये इक्वल टू जो रेट होल्ड रहेगा, या मतलब कह सकते हैं इनिशियल कह सकते हैं, ठीक, इनटू थीटा टेम्परेचर को भी, और यन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो आगे हम अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक मिनट। हेलो जी। अच्छा, टुमारो लिख दिया मैडम। अच्छा, लेकिन मैडम तुम टुमारो लिखी थी। अब मैं हाँ, जी सर, वो मैसेज आया था मैडम के द्वारा कल से होगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अरे अरे ना, बच्चे का ना स्कूल का था ना, हम्म, तो मैसेज आया था ना कि कल से 10:30 11 बजे होगा, तो बस वाले फुल। में मैंने फोन किया तो अच्छा। स्कूल का बच्चे छोटे। अच्छा। अच्छा। मैडम ने भेज दिया टुमारो लिखा हुआ है। हम्म। तो कोई देखे नहीं, हम्म। तो मैंने बोल दिया, तो वही फोन किए थे कि नहीं कल से नहीं, दूसरे दिन से, और लिखी हुई है टुमारो।
तो उनकी गलती है फिर। हाँ, चलिए, ये हम लोग क्वेश्चन लगाने के लिए, जैसे अब एन क्या है यहाँ पे, एन ऑर्डर मत लगा दीजिएगा भाई, हम एन बता दे रहे फिर क्या हैं। है? चेंज इन टेम्परेचर, अभी क्वेश्चन लगा लेंगे तब पता चल जाएगा, अपन 10, ठीक है, वो एन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं तब फार्मूला यूज पता चलेगा। अरे भाई ऊपर करना हल्का सा वो। हम्म, आज हम ये शेयर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आज जैसे खत्म मैं भी देख हो रहा हूँ जाएगा बस। चैप्टर। हाँ, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन it is the ratio to rate constant, the reaction, right? Tendel, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, तेरे ऊपर आपने ऑप्शन, डेफिनेशन लिखी है, क्वेश्चन है? हम्म, ऊपर में डेफिनेशन लिखी है ना? 10 डिग्री अब रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट, हर पर्टिकुलर रिएक्शन डिफरेंस इतना होता है, तो टू या क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। दूसरा, इसमें 30 डिग्री है और 80 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम्स हो जाएगा रेट का, 16 आर, दूसरा 32 आर, एक और, ठीक है। सेकंड होगा क्या इसके वाले का? क्यू हम्म, सेकंड होगा क्या ऊपर वाले का? 32। इसका 32। 32 वाला। हाँ, 32 निकाला किसने, आप भी हैं क्या? आ गए सर। हम सोचे सो रहे हैं यार। नहीं, सो गया था, 7 बजे सो गया था मैं। जस्ट उठा। ठीक है, नींद दूसरा, लग गई। दूसरे का एक कितना आएगा रे? एक सेकंड सर। भाई फार्मूला मिल दो गया तो बने। आपको तुरंत एक सेकंड सर। तो टू उतना ही होगा जितना पहले था। नहीं, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं।
सर टू टू उसमें टाइम्स रहेगा सर, टू टाइम। उसमें 3 का डिफरेंट था, 3 का, ठीक है। और टू इसमें कितने टू का आ आवर हो रहा है? जाएगा, 2 आवर। 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। इसमें? तो 2 की पावर 1 नहीं होगा? अच्छा, 1 इंक्रीज क्यों बाय होगा भाई? ओ। ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। 16 आना चाहिए सर। हाँ, 16 आएगा, 16 नहीं गलत। है। तो 64। गलत का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ 64। 64, कितना 64 आएगा। तो मेरे को लगा कि उस पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब 60 हो गया, पर वो इंक्रीज बाय लिखा है। अबे भाई थोड़ा ध्यान दे, हाँ थोड़ा ध्यान दिया करिए, सॉरी इसमें अरे सर। ऐसे ही 64 रहता है। आएगा तो यहाँ तो हाँ, फिर प्लस हो जाएगा ना। अबे भाई ये इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, देखिए इसने आर्यन ने पकड़ लिया इसको। वहां पे डिफरेंस आपने निकाला है, तो वहां पे आपको कितना आया था, यानी कि रेट ऐसे लगाएंगे ना, 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो R × 2 के पावर कितना 5 आ गया, नहीं? वही तो करेंगे, हाँ, जैसे थी वो वाला। ओ एन की वैल्यू क्या हम लोग 18 -30 18 अपॉन माइनस 30। 10, यही तो आएगा ना, यानी कि 50/10 क्या हो जाएगा, 5 आ गया। तो ये 5 हो गया, ये आंसर आ गया 32 R। ठीक है, यूज करना थोड़ा सा एक बार। वैसे तो आप वैसे भी लगा सकते, इसमें इंक्रीज बाय लिखा होगा, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 64 आ रहा है, उसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको जो एक्सप्लेन करने का हमारे पास आगे आता है, तो कोलिजन थियरी आएगा, या मतलब कि कौन आर्हेनियस एक्सप्लेन करेंगे टेम्परेचर के बेस पे, नहीं, टेम्परेचर के बेस पे किस कौन एक्सप्लेन करेगा, आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो बातें और जान लेते हैं यहाँ पे। थीटा कोलिजन बेसिकली वही है थियरी, ना, कि मतलब कि 10 डिग्री में कितना इंक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, हाँ। मैंने लिखा हुआ है पूरा, एक बार देख सकते हैं, सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, हर जगह या तो आप मतलब कि यहाँ पे बोल देगा कितना टाइम्स, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम्म। या ऐसे क्वेश्चन दे देता है आप, मतलब ऐसा तो फार्मूला कहीं पे नहीं बना है, लेकिन मतलब इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, समझ रहे हैं? यस। ठीक, और कुछ नहीं, जल्दी से लग जाता है। नहीं तो आप एनालिटिकल मेथड से अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, इतना हो रहा तो कितना हो जाएगा, कि नहीं? मीन्स हर 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना इंक्रीज हो रहा 10 डिग्री सेल्सियस है? पे। 10 डिग्रीज पे 2 से 3 के बीच में। हाँ बस वही आप ध्यान रखिए, बाकी सही हो जाएगा। हम्म। अब इसके बाद देखिए हम लोग कोलिजन थियरी करेंगे, कोलिजन थियरी, इसमें कुछ चीजें हैं, अरे और उसी में एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। हाँ बताइए। हम्म, कुछ बोल रहे हैं? मैंने तो नहीं बोला। अच्छा। हम्म, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होता है? देखिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप SN2 रिएक्शन में देख रहे थे ना, बीच में क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था ना? N2 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा था SN2 रिएक्शन में? इंटरमीडिएट, हाँ। हाँ, ट्रांजिशन बन रहा था ना, वही यहाँ पे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बीच में जो बनेगा, उसे हमें यहाँ पे थियोरेटिकल लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं। व्हेन एनर्जी इज सर गिवन, इंटरमीडिएट तो SN1 में नहीं बनता, जो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। वन स्टेप। SN1 टू 2 स्टेप होता है, आप भूल गए हैं।
नहीं नहीं, आप हाँ तो लोग। सर, पर इंटरमीडिएट तो उसमें बनता है ना SN1 में, क्योंकि वो वन स्टेप होता है, क्योंकि पहले एक चिपक जाता है, साथ में दोनों आ हाँ, जाते हैं, फिर एक निकलता है, तो वो इंटरमीडिएट नहीं होता। तो भाई कहाँ पे है? SN1 में टू स्टेप रिएक्शन होता है, और SN2 में दोनों में इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन SN1 कार्बोकैटायन बनता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कॉम्प्लेक्स स्टेट जो ये वाला हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में आ रहा है। समझ रहे हैं? SN1 में भी इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन कार्बोकैटायन बनता है। ठीक हम्म। है। तो ठीक। स्लो एक वन स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है, इसलिए SN1 आता है, वन ऑर्डर आता है। समझ रहे हैं? यस सर। और SN2 में क्या है कि वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक। और वो क्या होगा? पूरा स्लो स्टेप होता है, क्योंकि उसमें बैक अटैकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट जो कॉम्प्लेक्स स्टेट हमने बोला था दोनों साइड से। आप लोग भाई भूल जाते हैं, कल बोल चुके हैं, आज नहीं बोलेंगे। मॉलिक्यूल इट फॉर्म। अब भाई थोड़ा सीरियस टेस्ट वेस्ट दिया करिए, अब टाइम नहीं बचा है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, यही मैंने लिख दिया फिर से, इसलिए आप लोग हम इतना लिख लिख के कर रहे हैं। अब देखिए, इसे हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? द पॉइंट एट विच दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। क्या बोला जाता है इसे? कॉल्ड थ्रेशोल्ड एक्टिव। एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड हिंदी में एनर्जी। इसको दहलीज, हाँ, इसको हिंदी में दहलीज ऊर्जा बोलते हैं। दहलीज जानते हैं? दहलीज ऊर्जा। दहलीज, हाँ दहलीज जानते हैं? नहीं सर। दहलीज चौखट, चौखट को बोलते हैं। चौखट। मूवी में नहीं देखे हाँ, दहलीज पार कर लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। चौखट मतलब तो वो हो चौखट गया अगर पार, सर, मतलब कि एक तरीके से वो जैसे दरवाजा, नहीं हाँ, दरवाजा। दरवाजा का जो मतलब जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे को ये वो जो होते जैसे हैं आ रही। बाजू होते हैं जिसमें दरवाजा फंसाया जाता है। अबे भाई ठीक है मतलब इसमें अंदर यहाँ पे गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? दहलीज ऊर्जा मतलब कि थर्सियोल एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे आप पहुंच गए, तो थोड़ा सा इधर जाएंगे तो अंदर हो गए, और थोड़ा सा इधर गए तो आप बाहर कहलाएंगे। यही ना? हम्म। मतलब ट्रांजिशन बैरियर क्या है? जैसे आप ही, मतलब जैसे मान लीजिए कट ऑफ आपका चला गया 650, ठीक है। अब आप 650 नंबर पे आ गए, ठीक है। तब क्या हम्म। हो गया? वो थ्रेशोल्ड हो गया। हाँ, अब मान थ्रेशोल्ड। लीजिए इसमें इधर मतलब मान लीजिए 650 से जो ऊपर पाएगा वो क्वालिफाई हो गया, 650 से नीचे तो ये क्या हो गया? थ्रेशोल्ड हो गया ना। हाँ। वही दहलीज इसीलिए हिंदी में बोला जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम एनर्जी, अभी हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा पॉइंट, यानी कि दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली, क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जैसे वहां भी ट्रांजिशन स्टेट क्या था? हाईली अनस्टेबल। सो ब्रेक। अब सोचिए, जो दहलीज पे भागने वाला घर छोड़ के, उसकी सबसे ज्यादा तो चौखट पे ही हालत खराब हो गई। यस हम्म? सर। और कोई बोल दिया चौखट पार कर लिए तो मैं आत्महत्या करूँ, तो पैर उठाएगा फिर रख देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज क्या होगा? वही तो होगा ना। हम्म। हाँ। अब पार कर लिया तो भाई जो होगा देखा जाएगा, नहीं गया तो
नंबर ऑफ स्टेप, जैसे एक मतलब वो अखिलेश है, मतलब एक लड़ाका था यूनान का, जानते हैं? कहाँ का सर? ट्रॉय, ट्रॉय के बारे में जानते हैं? ट्रॉय के बारे में? ट्राई में था खिलौना। बे भाई, ट्रॉय मतलब खिलौना नहीं, एक मतलब साम्राज्य था, मतलब। अच्छा। उसी में एक अखिलेश था, उसको खत्म करने। अरे वो नहीं जानते हैं सब? कौन सा राजा सुलेमान के बारे में नहीं जानते? अब एक हिस्ट्री राजा तो नहीं पढ़ा सुलेमान हूँ था सर। ना, दो दो औरत एक मतलब बच्चे के लिए लड़ रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा है। तो पहले तो डीएनए टेस्टिंग था नहीं, तो उसने मतलब जजमेंट दिया था, इसलिए बुकों में फेमस था। हम्म तो उसने कहा लाओ बच्चे को काट देते हैं, आधा आधा अरे बांट देते हैं। तो जिसका बच्चा रहेगा वो काटने देगा? नहीं। नहीं, वो बोली कि आप दे दो इसको, मत काटो। तो प्रूफ हो गया कि इसका बच्चा है। समझ रहे हैं? हाँ, पहले ऐसे ही तो जजमेंट होता था। तो उसी के साथ लड़ने गया था ट्राय में, अखिलेश नाम का आदमी था, बहुत फेमस आदमी, सर्च करेंगे। तो अलेक्जेंडर जो था, उसकी मदर भी बोलती थी हम अखिलेश के खानदान के हैं। तो वही दहलीज, मतलब वही चीज है, वो लड़ने जब जा रहा था ट्राय में, तो उसकी मदर से मिलने गया, जंगल में रहती थी। तो बोली तुम लड़ने जाओगे यहाँ तो वापस नहीं आओगे जिंदा, मतलब मर ही जाओगे, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, ठीक है? और नहीं गए तो तुम्हारी शादी होगी, ठीक है? ये सारा बच्चे बात। होंगे, तुम्हें बच्चे याद करेंगे बस। हम्म। अब बताइए क्या करेगा कोई? फिर तो सर मार ही देगा, और क्या करेगा। अबे मार के देख। वो मतलब सजेशन लेने गया था। हम्म कहने का मतलब कि अगर मतलब आप मतलब सक्सेस होंगे कहीं पे लड़ेंगे, तो मतलब हिस्ट्री में नाम होगा, तो पूरी दुनिया जानेगी। हाँ। अगर नहीं करेंगे तो आपका मतलब हायरार्की में, अब जैसे हम लोग अपने दादाजी, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं तो उनको याद करते हैं, नहीं, जिनके नहीं है, तो मतलब या तो मतलब अपने डॉक्यूमेंट में ही लिखा रहता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना बात? सर ये तो फिर नेता बन जाएंगे तब सारी दुनिया जानेगी, ऐसा नहीं। हाँ, वही मोदी को भी समझ में आ गया था, शादी कर लिए थे, फिर बाद में लगा दुनिया जानेगी नहीं। ठीक है, छोड़ के चले आए। हाँ सच में सब होता है मोदी ऐसे, की वहां बीवी पे भी प्रिंसिपल हिस्ट्री है में ना। भी ऐसे चीज। हम्म मोदी की बीवी प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सिटी में। पता नहीं भाई, नॉलेज नहीं है, हो सकता है। प्रिंसिपल है सर किसी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी हाँ। में? सही है। यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल नहीं होते भाई। अरे मतलब प्रोफेसर होते हैं। हाँ, प्रोफेसर होंगे या मतलब वाइस चांसलर होंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी को संभालता कौन होगा सर? एक तो वही, जैसे, अच्छा, प्रिंसिपल नहीं, वाइस चांसलर बोला जाता है। तो होगा कोई, लेकिन है सर। और यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, हम्म। वो गवर्नर होता है उस मतलब स्टेट का। जैसे आप लोग मेडिकल में बच्चे का है बदमाश ज्यादा होते हाँ हाँ। हैं, वहां पे मतलब बीसी भी नहीं निकाल पाता है, ठीक है? बच्चे को सस्पेंड कर देगा, बदमाशी करेंगे। अच्छा। निकाल सकता है, राज्यपाल निकाल सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए हाँ बच्चे हाँ। बहुत बदमाश होते हैं, उनको राज्यपाल तो जल्दी निकालेगा नहीं। नहीं, हाँ, बहुत राज्यपाल बड़ा यादव को कांड। कहाँ से बुलाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा कांड कर देंगे तब निकालेंगे। होता है बड़ी बड़ी कॉलेज में दंगाबाजी। फिर भाई मैंने जो थियोरेटिकल पोर्शन था लिख दिया।
वो ये सब अप्लाई कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड, यहाँ पे हम लोग बार बार इफेक्टिव कोलिजन के बारे में पढ़े हैं, तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, मतलब कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, द मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब तिरछा मिर्छा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा लड़ेगा तो वही हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। दे मस्ट कंटेन एनर्जी इक्वल टू आर मोर देन इट्स, किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं होगा तो वो आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट। तो इसमें एक बार रिव्यू कर लेते हैं चीज, देखिए इसमें हमने ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के मतलब व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इट फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, जो मिडिल स्टेट वही हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब इस पॉइंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम ये आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है, कैटालिसिस किसी का एग्जांपल दे दिए, कैटालिसिस मिल गया तो आप समझ गए तुरंत, ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल कम हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, यही तो होता है, उसको कैटालिसिस डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, सो ब्रेक इमीडिएटली विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है, जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इधर आ रहे हैं तो अभी ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में है, समझ रहे हैं, तो एक मतलब अपर लेवल होगा, जैसे अब यहाँ पे एडिशन ऑफ द पॉजिटिव कैटालिसिस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंग डाउन द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, यानी कि लेवल जो होगा डाउन हो जाएगा। ये ग्राफ हैं? समझ नहीं आ रहा मेरे को। अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले कर लेते हैं, तो जैसे थ्रेशोल्ड लेवल क्या है कि एक अपर लेवल होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, समझ रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे ये थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, इससे आगे जैसे बढ़े तो ये प्रोसेस मतलब स्टेप, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना चाह रहा है, लेकिन क्या है अब जब तक थ्रेशोल्ड लेवल नहीं मिलेगा तब तक ये कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं, यानी कि उसके पहले क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, तो अभी तो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी किए, अब हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, तब अभी कंपेरेटिव तीन एनर्जी हमें पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक एवरेज एनर्जी, ठीक है, तो अभी सर समझ में आ जाएगा ऊपर वाला पॉइंट, बाद में पढ़िएगा उसको। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है, जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेट करने के लिए किसी को, अरे भाई कोई प्रोसेस है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में बनना है, अरे सर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बनाना है, ठीक है, इसको एनर्जी देंगे तो अभी इसमें कुछ नहीं चेंजेज होगा, यानी कि कुछ इस पार्ट के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च कर देगा, जब इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ जाएगा वही हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में जो एनर्जी लगा वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक है,
अब मतलब एक पॉइंट आएगा जो एकदम मतलब थ्रेशोल्ड पॉइंट का है, दहलीज, मतलब कि इधर अगर थोड़ा सा एनर्जी मान लीजिए, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कितना हो गया, 15 मैक्सिमम, इतना हमने एनर्जी खर्च कर दिया किलो जूल। ठीक है, तो अब 15 पॉइंट यहाँ पर लेवल हो गया, तो उसी पॉइंट पे हमारे पास थ्रेशोल्ड हो गया। जैसे हम लोग 15.1 किए तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम कैटालिसिस डाल देते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो पढ़ते हैं। पहले तीनों एनर्जी के बारे में जान लीजिए, फिर अभी कराते समझ नहीं हैं। आ रहा। ठीक, एक्टिवेशन, मुझे भाई सिंपल से तो कॉन्सेप्ट है। कोई काम कर रहे हैं तो कैटालिसिस, जैसे बायो, हमारे पास बायो क्या होता है, एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी का फर्क क्या है? थर्सियोल एनर्जी अपर लेवल है, एक्टिवेशन एनर्जी बीच का है। ये बता देते हैं भाई आप तो, लोअर है एक जैसे तरह हम से। ग्राफ लोअर भी है ग्राफ बीच बना में। दे रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, अब बताइए। कोई नहीं, अच्छी बात है जब तक न समझ में आया। एनर्जी, देखिए एनर्जी, और हम लोग रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, जो मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट करेगा प्रोसेस, उसमें ग्राफ, रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, हम बनाने वाले नहीं थे लेकिन हम बना रहे हैं। ग्राफ है, अब समझ में हो सकता आ जाए, कोशिश। अब जैसे हमने यहाँ पे एक लेवल बना दिया, ठीक है, समझ रहे हैं? ये लेवल क्या होगा, ये थर्सियोल एनर्जी ईटी का है, अपर लेवल है, समझ रहे हैं? ये अपर लेवल यानी कि इसके नीचे जो भी हमारे पास है, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए ए मालिक्यूल के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना? और दूसरा हम यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी बी मालिक्यूल के लिए ऐसे बना दिए, ठीक। हम्म। अब तीसरा हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, ये, और ये सी मालिक्यूल के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है, ये सी है, बी है मालिक्यूल के लिए, अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें थर्सियोल्ड लेवल तो सबकी सेम हो गया। थर्सियोल्ड लेवल अपर एनर्जी, दहलीज मतलब क्या होता है, चौखट जैसे हमने बताया। तो अगर हम आप मतलब दरवाजे में अच्छा, एंट्री मतलब कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो हो गया कि किसी भी रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हाँ, मतलब कि ये मतलब थर्सियोल एनर्जी अपर लेवल हो गया। अगर मतलब थर्सियोल एनर्जी अचीव हो गया तो यानी कि प्रोसेस अब मतलब जो प्रोसेस होना है वो स्टार्ट होने के कगार पे आ गया, एकदम अरे किनारे आ एबीसी गया। आपने रिएक्टेंट बनाया ना, रिएक्टेंट की एनर्जी जो होगी, हाँ, बेस अलग अलग, एनर्जी। अलग अलग, हाँ अलग अलग। अब यहाँ पे जैसे हम दो चीजें पूछ सकते हैं, एक रिएक्टिविटी आर्डर क्या है तीनों में, ए में, ठीक है, ये बी में, ठीक है, ये सी में। दूसरा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी जाने रहे सबसे ज्यादा किसका है, ज्यादा ए का। सबसे ज्यादा बी का है। ए, ए का है। अपर लेवल। ये का एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, ए मालिक्यूल का है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी सी का है। सी, फिर जी बी। बी का तो कम है। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद सी का है ना, बी। अरे बी का, बी। एक्टिवेशन एनर्जी अब बी का। तो यानी कि रिएक्टिविटी आर्डर क्या हो जाएगा, ए, ए सी बी। उल्टा हो जाएगा ना, रिएक्टिविटी आर्डर उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मतलब जैसे हम किसी मतलब ये कहीं पे ये इसको हम लोग एक्टिवेट करने में जो एनर्जी खर्च करते हैं, जैसे आप फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, मैं बता दूं, तो हम्म। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम में हम लोग क्या हीट दे रहे हैं ना, हीट दे हाँ। रहे हैं। तो इस मतलब कि पहले इस सिस्टम, जैसे आप पानी ही गर्म करते हैं तो तुरंत तो गर्म नहीं हो जाता है, यस। पहले क्या करे, बर्तन गर्म करेगा, फिर उसके अंदर के मॉलिक्यूल को गर्म करेगा, यानी कि इसमें कुछ मतलब इसका जितना मान लीजिए हमने 100 कैलोरी एनर्जी इसको दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में मान लीजिए 40 कैलोरी ये खर्च कर दिया। तो जो वर्क डन मिलेगा यानी कि प्रोसेस होगा
वो कितना होगा, 60 ही तो होगा। हाँ यानी कि 40 कैलोरी क्या हो गया, इसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में चला गया। यही वर्क हमारे पास थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ होता है, डेल्टा क्यू डेल्टा ई और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है ना। या कि हम लोग ऐसे क्यू इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में जो एनर्जी, जैसे आपको समझाने में हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी अपर पॉइंट हो गया। अगर उस पे अचीव कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, उसके बाद सी ठीक एन है। ए, सी बाद ए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज ए एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ए मॉलिक्यूल, ठीक है, सो दैट इज एनर्जी बिकम इक्वल टू थर्सियल एनर्जी। अब सही है, ठीक है। इट इज हाँ। द एक्सटर्नल amount of energy supply to a molecule so that its energy become equal to the threshold energy। ठीक, यही तो मैंने फिगर में बनाया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा, यानी कि ई टी थर्सियोल एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी कहते हैं, ये एवरेज एनर्जी है। वर्ड में हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर है ये, यानी कि थर्सियोल एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, यानी कि रिएक्टिविटी किसके, अभी हम लोग पढ़े रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के होता है कि नहीं, हाँ। या आप पहले से पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग चुप हैं, तो एक दो चीजें और हम बता रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए थोड़ा सा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। नहीं तो अभी अगर नहीं समझ में आओ तो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स फिर हम इसको और भी एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन दो तरह से, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैलकुलेशन, ऐसा भी न्यूमेरिकल भी इसमें बना देते हैं। अभी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये हम लोग एक तरह से कह सकते हैं क्लासिकल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको, एक आर्हेनियस थे, उन्होंने इक्वेशन के मेथड पे भी कैलकुलेशन बताया फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, नहीं, और प्रोडक्ट है, यानी कि डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, यस। और ये आप लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा कि नहीं। नेगेटिव। ठीक, यानी कि एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तभी तो एनर्जी निकलेगी ना, नहीं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से तभी तो हीट इवॉल्व होगा ना। जैसे हम लोग N2 प्लस
3H2 और यहाँ पे 2NH3 बढ़ते हैं और 46 कैलोरी एनर्जी निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्राफ के रिस्पेक्ट में बताते हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा। जैसे इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक को अगर ग्राफ दिखाएं तो क्या बनाएंगे बता सकते हैं? अब यहाँ पे लेवल दिखाना ग्राफ पड़ेगा। बनाएंगे। हाँ, ग्राफ में जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी तो उसको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आर, ये वाला पॉइंट आर का, ठीक है, और इधर हम लोग ये पॉइंट हो गया। ठीक, यानी कि इसके ऊपर हम लोग थ्रेशोल्ड कहाँ दिखाएंगे आर्यन? अपर पॉइंट। ऊपर हाई, हाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया ईटी। ठीक, और अब नीचे ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यानी कि पी प्रोडक्ट वाला हो जाएगा। ठीक, ये तो एनर्जी और वही रिएक्शन कोऑर्डिनेशन में हम लोग ग्राफ पर खींच रहे हैं एनर्जी। तो यहाँ पे यही हमारे पास क्या आ रहा है? डेल्टा एच आ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है ना। जब हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू क्या कराएंगे हमारी? एनर्जी ऑफ इतनी फॉरवर्ड कह सकते, फॉरवर्ड रिएक्शन, और एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। यानी बैकवर्ड बड़ा है, ये पूरा बैकवर्ड का हो जाएगा ना। यानी कि बैकवर्ड में ज्यादा एनर्जी गैप है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। इसमें आप बैकवर्ड का अगर निकालना है तो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच कर सकते हैं। इस पे कभी कभी बहुत पुराने में क्वेश्चन आया, अभी नहीं आता है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए एक, जो हम लोग डेल्टा एच निगेटिव में रहेगा, यहाँ माइनस में मत रखिएगा अगर आता है तो। ओनली वैल्यू, हम एक क्वेश्चन भी लगवा देते हैं पुराना, ओनली वैल्यू नॉट विथ साइन। साइन नहीं लगाएंगे, साइन ये बता रहा है कि हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इस पे क्वेश्चन बहुत पहले आया था, फॉर एक्सो थर्मिक रिएक्शन, ऐसे बोलेगा ए टेंड्स टू बी, यानी कि डेल्टा एच कितना दिया है? -30 किलो जूल। 30 किलो जूल। हाँ, एंड ई एक्टिवेशन एनर्जी इज 50 किलो, मतलब जूल में दे देते हैं, किलो जूल रखते हैं, किलो जूल क्योंकि वो भी लिखे ना। देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन बी टू ए टू बी लिख दिया हुआ, बी टू ये पूछ रहा है, बता सकते हैं? देखिए इसमें सिंपल है, वही जो अभी हमने फार्मूला बताया वही यूज कर लिए। यानी कि बैकवर्ड का पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और फॉरवर्ड का हमें दिया है, ये डेल्टा एच दिया है। कितना हो जाएगा आर्यन? 50 + 30 50 कितना प्लस हो गया? 30 80 हो जाएगा। हाँ, 80 हो गया, सिंपल से। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बैकवर्ड का दिया है तो हम लोग फॉरवर्ड एनर्जी का निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं, माइनस हो जाएगा। हाँ अगर दिया है तो इसमें बस इतना जान लीजिए। इसके बाद देखिए जाए दूसरा, एक हम लोग पहला पार्ट किए थे ना, ये लिखा हुआ है, इसको बी लिख देते हैं इंडोथर्मिक के लिए। अब इंडोथर्मिक के लिए उल्टा हो जाएगा कि नहीं? हाँ। देखिए ये पुराना मेथड है, लेकिन अब ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो हम इसलिए बता रहे हैं। हम लोग अभी आते हैं आर्यन इक्वेशन पे।
तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में आर रिएक्टेंट किस में जा रहा, प्रोडक्ट में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एन डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा ना, इतना तो जान ही रहे ना। यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू एच पी, प्रोडक्ट का एंथैल्पी, और एच आर होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, एच पी ज्यादा होगा कि नहीं, तभी तो आएगा एच पी ग्रेटर देन एच आर, तभी तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा इंडोथर्मिक में, रिएक्टेंट का कम होगा, तभी हमें हीट देना पड़ता है कि नहीं। अब इसमें उसी तरह से ग्राफ बनाया गया, तो ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट रिएक्टेंट का, और ये पॉइंट किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, और ये वाला, ये एनर्जी। ये देखिए हम आप लोग समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा है नहीं कहीं, ठीक है। Yes, sir. लेकिन एक करेक्ट कॉन्सेप्ट है, पहले आता है, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज कितना हो गया, ये डेल्टा एच होगा ना, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ई टी, हाँ, ठीक। ये वाला कितना हो जाएगा, ई बी, ये भी होगा ना बैकवर्ड का, और इसमें बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड का कितना हो हाँ, जाएगा, लार्ज बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो आप देखिए, अगर थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ भी जानते हैं, तब भी आपको एक रिएक्शन हो जाए ई बी लेस देन ई एफ, ठीक है। यहाँ पे ई एफ इक्वल टू क्या हो गया, देखिए आपको दिख ही रहा होगा फिगर से, बैकवर्ड डेल्टा एच हो प्लस गया यहाँ पे, डेल्टा एस। फिगर से दिख रहा है ना यही चीज। हाँ, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे हम लोग मतलब क्या लेंगे, ओनली वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव ही आता है, नॉट साइन, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। आप लोग बोर हो गए इसलिए हम आगे चल रहे हैं भाई, ठीक। इसमें देखिए ग्राफ वगैरह बना रहता है, आप कोई बुक वगैरह मॉड्यूल वगैरह सारा देखेंगे तो ये ग्राफ बना रहेगा, थोड़ा क्रिटिकल टाइप का बना रहेगा, हम इसको आसान करके आपको फार्मूला भी बनाना सिखा दिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे इस एक्टिवेशन एनर्जी पे देखा जाए, कुछ चीजें क्या डिपेंड करेंगी, क्या लिमिटेशन होता है। जैसे एक वर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताए ओरिएंटेशन का मीन्स क्या है। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स हम फिगर थोड़ा से बना दे रहे हैं, दो तरह के, यानी कि पार्ट में, एक इधर हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जैसे आप कोलिजन पढ़ते ही हैं, फिजिक्स में पढ़ाई होगा सबने, वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक। प्रॉपर ओरिएंटेशन में देखिए, जैसे मॉलिक्यूल ए है, ये है ऐसे बना रहता है आपके कहीं ए, और मान लीजिए ए बी भी है, ए बी भी है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट का पार्ट है, रिएक्टेंट का, ठीक। अब हमने पढ़ा, ये दोनों मिलेंगे कब, जब ऐसे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर एन, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना पूरा, हाँ, ऐसे, मतलब ए बी बी, तो इसे बी हम बी लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, जैसे आप SN2 में करते थे स्टेट, ठीक है।
अब यही आगे जाके अलग होके प्रोडक्ट बनाए गए, मतलब कि इसमें क्या होगा, अब ए अगर दो कलर से लिखते तो ज्यादा बेटर रहता। चलिए, ये ए हो गया, ये बी बन गया, और प्लस क्या हो गया, ये भी बन गया, दो बन गया, यानी कि प्रोडक्ट बन गया। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कोई मिस नहीं हुआ। इन प्रॉपर ओरिएंटेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए, और तिरछा थोड़ा बना देते हैं, ए है, ऐसे इंटरेक्ट कर रहा, और बी बेचारा ऐसा सीधा था। इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा रिएक्टेंट का। ठीक, अब इसमें कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ऐसे तिरछा ही तो बनेगा, ऑब्लिक। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, बीबी है, और अब ये वाला एक ही इसमें आके इंटरेक्ट कर पाएगा ना, ये वाला एक ही, ऑब्लिक है ना, एक तो इधर है, दूर है, ये तो एक ही से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। समझ रहे हैं ना, जो हम्म। मतलब ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इसमें ऑब्लिक हो गया, यानी कि अब प्रोडक्ट हमारे पास दो नहीं बनेंगे, ये भी। एक ही तो बनेगा। मतलब हाँ, एक ही टाइप का ही प्रोडक्ट बन सकता है, या कभी कभी एकदम ऑब्लिक हमारे पास इसने हमने बनाया। जब एकदम ऑब्लिक बनाएगा तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ट्रांजिशन उस तरह से नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कह सकते हैं नो प्रोडक्ट भी बन सकता है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बने, ये हमारे पास इधर भाग गया फिर से, अगर ऐसा होता है। जैसे आप उसमें आप देखे थे कि जो यही हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेप है। नहीं, अगर इसमें कुछ प्रोडक्ट बना लेता, यहाँ पे हम नो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि थ्रेशोल्ड वगैरह में एक तरह से आया ही नहीं कह सकते हैं। यह हमारे पास इंटरेक्ट नहीं हुआ। जैसे आप दोनों हाथ अपना लड़ाइए, आगे लेके आइए अंगुली, तो आप देखेंगे दो अंगुलियां केवल लड़ रही हैं, चार हम अंगुली लेके आ रहे हैं, तो दो ही प्रोडक्ट बनाएंगे, चार तो इंटरेक्ट ही नहीं हुए। समझ रहे हैं? तो ये प्रोडक्ट बना क्यों प्रॉपर नहीं इसमें? इम्प्रॉपर, इसमें क्योंकि मतलब इंटरेक्ट नहीं हुए ना, तो पर ए और इंटरेक्शन। बी तो कर रहे हैं ना बीच वाले। हाँ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने दिखा दिया ये दोनों स्लिप करके इधर उधर भाग जा रहे हैं, इसलिए मतलब इसमें बना सकता है, मान लीजिए कि आप इसमें मान चलिए, लीजिए मतलब ये कोलाइड जो हो गया ना। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला है, इसका अलग से कुछ पूछेंगे, मतलब पूछ सकते हैं? नहीं, मतलब ये समझने के लिए है अच्छा, भाई समझने आपको के लिए बता रहे हैं। हाँ, ये ऐसे अगर बनाना चाहे तो एक बना सकते हैं, एक नहीं बना सकते हैं आप। समझ रहे हैं? मैंने यस। दोनों का मतलब थोड़ा जगह कम था, इसलिए नो प्रोडक्ट लिख दिया। ये केवल समझना है, मतलब ऑब्लिक जैसे आप कोलिजन में पढ़ते हैं ना, कोलिजन में होता है ऐसे सिमिलरली, तो ऐसे यहाँ पे है कोलिजन थियरी में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है बस, थियोरेटिकल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पोर्शन पे। अब हमें बेसिकली जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आर्गेनियस इक्वेशन। इसी को अब मतलब समझने के लिए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को आर्हेनियस ने अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, आर्हेनियस, तो हम लोग आर्हेनियस आते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, कोई बता सकता है? हम्म, बताइए, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? याद नहीं आ रहा सर। अरे भाई, याद कहिए आएगा, कब आएगा याद? हम लोग एक टीचर थे, इसी आपके बात पे जैसे कोई बोलता था,
तो वो बोलते याद तो बहुत आती होगी लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो नहीं समझेंगे। यस। चलिए। ठीक है। तो उनके सामने कोई बोलते नहीं तो याद नहीं आ रहा। ठीक। तो यहाँ पे के, जो हम लोग एक रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एक्सपोनेंट पे। ठीक, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में भी एक्सपोनेंशियल बनाए थे, आपको याद होगा। एक इक्वेशन हमने लिखा था, ये टी का और ये नॉट का और ई क्या लिखे थे ऊपर, आपको याद होगा। के टी लिखे थे ना, ऐसा बनाया था फर्स्ट ऑर्डर में, भाई भूल गए। हाँ हाँ हाँ। यही बनाया था ना। अच्छा। तो यहाँ पे आर्हेनियस ने इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो के नहीं लगा सकते क्योंकि के इधर हम लोग दिए गए हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू ए उन्होंने बताया अपने नाम का। ठीक, और यहाँ पे ई ए अपान ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब यहाँ सबसे जरूरी है, तो ए कांस्टेंट को क्या क्या बोला जाता है, वेयर ए इज, क्या कहते हैं इसको, आर्हेनियस कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं ना, समझ रहे हैं। आर्हेनियस कांस्टेंट, इसी को आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। या क्योंकि एक्सपोनेंट के पहले है, एक्सपोनेंट है ना, ई एक्सपोनेंट होता है ना, तो एक्सपोनेंट के पहले है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जिसको आर्हेनियस पसंद नहीं होगे, ठीक है, तो वो बोलेगा प्री एक्सपोनेंशियल, मतलब कांस्टेंट या फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। अब जब मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, कब जीरो होगा, या इफ, यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट ये देखिए जेई में आया था कि इफ टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तब क्या रिलेशन आ जाएगा, तो हमारे पास टेंस टू के इक्वल टू ये आया, आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा ना। ये वाला वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा, ये वाला टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दे तो के इक्वल टू वन हो जाएगा, अरे ए हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया जाए तब भी हमारे पास के इक्वल टू ए आ जाएगा ना, यानी कि कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्ट कांस्टेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन अभी पढ़े, के इक्वल टू ए ई ई ए अपान आर टी, इसको दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, बता सकते हैं क्या होगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लेके बताइए क्या इक्वेशन बनेगा। दोनों साइड में नेचुरल लॉग लगा देते हैं, जल्दी बताइए भाई, इस पे क्वेश्चन भी लगाना। लॉग नहीं तो माइनस है। इसको नेचुरल लॉग के रूप में लिखिए दोनों साइड में। तो नेचुरल लॉग ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे के इक्वल टू नेचुरल लॉग ये हो जाएगा, और प्लस नेचुरल लॉग ई ए अपान आर टी लिख ही सकते हैं कि नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। अब अगर देखा जाए ए वाला एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये ई ए अपान आर टी आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग
ये एक्सपोनेंशियल 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आगे मल्टीप्लाई होके आ जाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको मैथ में ज्यादा नहीं इंटरेस्ट है, छोड़ दीजिए, याद रख लीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा आगे। ठीक, तो यहाँ पे हम एक इसलिए बताए क्योंकि इस पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो एक ग्राफ हम पूछ रहे हैं, आप बताइएगा क्या होगा। हम आप लोगों से ग्राफ पूछ रहे हैं कि नेचुरल लॉग के वाई एक्सिस पे, ठीक है, जब तक एक्सिस पे वैल्यू नहीं रखा जाता ग्राफ नहीं बनाना है। और 1/t क्या आएगा, 1/t, और नेचुरल लॉग के में ग्राफ खींचना है। जल्दी बताइए भाई, किधर आएगा, हम बता चुके हैं ग्राफ। 1/10 इसका मतलब ऐसे मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए। आर्यन, तो ये अपॉन आर टी तो वो हो जाएगा इंटरसेप्ट। ग्राफ ग्राफ किधर आएगा, ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कोरिलेट हो रहा है वाई, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, यही कोरिलेट हो रहा है ना। हाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट ए हो गया, ठीक, और हम्म। ए तो वाई एक्सिस हो ही गया। ठीक, और यहाँ पे तो अगर हम नीचे आएगा, लोग थोड़ा, ग्राफ नीचे जाएगा। हाँ, क्या नीचे बोलेंगे बोल उसे, सकते हैं। 1/t हो गया, इसी 1/, इतना हमारे पास स्लोप हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, यही हुआ ना। हाँ, ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, यानी कि जाएगा। निगेटिव स्लोप के साथ हो जाएगा, ये निगेटिव स्लोप। और ये हमने जो बनाया, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ये नेचुरल हो लॉग जाएगा। और यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, ये अपॉन आर स्लोप, अरे भाई पूरा बोला करिए, नहीं तो गलत करके आ जाएगा, ये भी आप समझ माइनस रहे हैं। ये अपॉन आर। हाँ, माइनस ई ए अपन आर। ठीक है, ये ये तो नहीं ज्यादा पूछा है, लेकिन अभी लॉग के टर्म में और बहुत सर के रिपीट। का क्या होगा? क्या, के तो यहाँ पे है, नहीं, बिना लॉग के, अगर लॉग हटाएं तो। कहाँ पे लॉग हटा रहे हैं। नहीं, अगर अगर हम लॉग के टर्म्स की जगह के की टर्म की जगह लिखें। के टर्म में तो एक्सपोनेंट ग्राफ आएगा, यहाँ से आ जाएगा, एक्सपोनेंट रहेगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऊपर की तरफ था। एक्सपोनेंट आएगा ना। हम्म। तो उसको यहाँ पे मत बनाए अभी। ठीक है। ठीक, इसमें ये जो हमने बोला, ये नेचुरल लॉग के रूप में हम बताए। ठीक है, अगर किसी का दिमाग घूम गया, नेचुरल लॉग में पूछा तो ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप पूछा जाता है। स्लोप आप पेपर अभी पेपर लगाएंगे इसके बाद तो आपको खुद ही मिलेगा, और टेस्ट देंगे उसमें 100% आएगा है। दूसरा, अब इस नेचुरल लॉग को हम लोग का टेंडेंसी है किसमें चेंज करना, लॉग के टर्म में। हम्म, इन टर्म ऑफ लॉग, तो लॉग के टर्म में इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा। अब भाई देखिए, जब नेचुरल लॉग हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2.303, और लॉग बेस 10 लिखते हैं। 10 हम लोग यूज नहीं करते, हम पहले बताया था। ठीक है, लिखते नहीं हम लोग, अंडरस्टूड होता है, उसका कोई मतलब। तो क्या लिख देंगे, यानी कि 2.303 और लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए, और माइनस यहाँ पे बताइए ये क्या आया, ये अपन ये बना आर रहा टी, होगा। यही तो लिखेंगे नेचुरल लॉग के जगह पे। तो इसमें किया जाए कि हम लोग डिवाइड कर दिया जाए किससे, 2.303 से, या मल्टीप्लाई बाई 1/2.303 होल इक्वेशन। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग बच्चे नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग के इक्वल टू लॉग ए। ठीक, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अपान 2.303 आर टी, यही आ जाएगा ना। यही आर्हेनियस का इक्वेशन हो गया लॉग के टर्म में। ठीक,
अब इससे ग्राफ आपको पूछेगा, स्लोप पूछेगा, स्लोप क्या आ जाएगा इस ग्राफ से? अब यहाँ पे लॉग बोलेगा, अगर लॉग के बोलता है और इधर हमारे पास 1/t बोलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, वही ग्राफ हो जाएगा ऐसे, स्लोप नेगेटिव स्लोप, और ये वैल्यू क्या हो गया, लॉग ए हो गया। अब स्लोप कितना हो गया आर्यन, माइनस 2.3। ये अपन 2.303 ये, ठीक है, ये बहुत पूछा गया। हम लोग जब ग्राफ नहीं पता था, नहीं लगा पाते, याद किए थे, सच बता रहे हैं, रट लिए थे, क्योंकि बहुत पूछा जाता था एग्जामों में स्लोप। चलिए आगे, इसमें अब आपको आर्यनस इक्वेशन में थोड़ा सा आ गया, एट T1 इक्वल टू K1, ठीक है, और अगर हम लोग T2 टेम्परेचर, दो टेम्परेचर में पूछता है, T2 इक्वल टू K2 कर लिया जाए, तो दो टेम्परेचर में तो आप लॉग K2/K1 डायरेक्ट लिखते रहे, ये आप कर लीजिएगा, मन करेगा। ठीक, 1/T1 माइनस 1/T2, कंपेयर दो, ठीक है, तो ये आ गया। ये कई बार ऐसा पढ़ चुके हैं इस रिलेटिव में। इसमें क्या कर दें, जो आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल में, लॉग K2/K1 ये अपन 2.303, और T2 माइनस T1 कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा भाई, 100% आएगा, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इफ हमने E a इक्वल टू 0 किया था, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 इक्वल टू K2 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, या हम लोग टेम्परेचर हाँ इनफाइनाइट करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये सर, डायरेक्ट आप अपने दिमाग में रखिए। सर हाँ बोलिए, ये 0 होगा तो K1 K2 का इक्वल क्यों होगा? कैलकुलेट कर लीजिए, तो फिर तो log पूरा K2 फैक्टर, by K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ पूरा 0 हो जाएगा ना। इक्वल कैसे होगा? हम्म, इक्वल कैसे होंगे K1 और K2? क्यों K1 K2 इक्वल ही हो, तभी तो 0 हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट में। हम्म, अच्छा हाँ। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए एक ग्राफ रहता है, उस ग्राफ को हम लोग सर थोड़ा सा क्यों बना सर देते हैं। सर सर देखो, अगर K2 और K1 इक्वल हो गए हम्म, तो log जीरो 1 हो करना गया चाहिए। ये। अगर अगर आप देखो तो log 1 की वैल्यू जीरो थोड़ी होती है। log 1 कहाँ आ रहा है, सर ये लेफ्ट में वाला? देखो ना, अगर K2 by K1 आप कह रहे हो, K1 इक्वल टू K2 है, हम्म, तो log 1 नहीं हो जाएगा वो अगर दोनों कटेंगे तो? भाई के कैलकुलेट कर लीजिएगा, अरे सर जीरो। मैं तो वही बता रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे हो। मैं कैलकुलेट करके तो बोल रहा हूँ। अरे भाई आप लोग मैथ नहीं सही जानते हैं। सर देख तो लो सर, log 1 जीरो थोड़ी होता है। log 1 जीरो नहीं होता, तो log 1 कहाँ पे यूज सर ही मैं, नहीं होगा आप log 1। सुनो, आप सुनो सुनो सुनो। रुक जाइए, बात नहीं नहीं एक सर रुको। बात, अरे इधर देख लिए, अच्छा। log की बात ही नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ई ई माइनस E a/RT, है ना। हम्म। अब मान लीजिए हम यहाँ पे दो रिलेशन बना रहे हैं, K1/K2, ठीक है, और ए और ई ये/RT, ठीक है, ये यहीं से पैदा हुआ है ना लॉग वाला। अगर लॉग अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछ लीजिएगा, लॉग वाला कॉन्सेप्ट क्या, ये तो हो गया, हट गया। अब ए फैक्टर 0, तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 तो आएगा, रिलेशन है भाई मेरे।
सर आप मेरी बात तो सुनो सर, अगर आपने कहा कि ये जीरो है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो मतलब यहाँ ई की वैल्यू 1 1 हो जाएगी दोनों की। अच्छा हाँ हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई इक्वल तो है, रिलेशन है ना। हाँ सर ये सही है। आप समझ सर नहीं वो रहे ये लॉग वाले में नहीं होगा मेरे हिसाब से, लॉग। अबे भाई ऐसा है ये, अच्छा। वही हम बोल रहे हैं ऐसा है। मैंने ठीक है। 60 में दिया, लाख K2 अपान K1 है ना, हम्म। यहीं से तो आया। कोई नहीं सर, अब आ गया समझ में। वही तो मैं बोला भाई कि आप लोग लगा लीजिएगा, आप लोग करना है। ठीक सर है। वो खुद होता नहीं फिर समझ नहीं आता। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे log K2 अपान K1 है, हम लोग 60 में जब आप लॉग करेंगे, देखिए आप नहीं समझ रहे हैं तो लॉग देखिए, K2 माइनस लॉग K1 भी तो कर सकते हैं। और इधर हमारे पास जीरो वैल्यू आ गया, तो लॉग K2 लॉग K1, लॉग लॉग से कैंसल। अरे भाई यही तो करते थे लॉग, वही बोल रहे लॉग। अभी हाँ। तक लॉग यही तो लगाते आए अच्छा हाँ हैं जब हाँ ठीक अपन। है ठीक है ठीक। क्या है यार। तो ना मैं वैसे कह रहा था कि देखो, अगर एक K2 का K1 होगा और K1 इक्वल टू K2 हो गया, तो K1 और K2 कट जाएंगे, फिर log 1 हो जाएगा, और log 1 जीरो के इक्वल नहीं होता, तो मैं अबे वैसे भाई कह रहा क्यों, ऐसे कैसे, ठीक है इसमें कुछ, ठीक है, था। सर आप कोई समझ नहीं। रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ वो समझ रहे हैं आप, ये log 1 ये समझ, ये वैल्यू log जब डिवाइड होता है तो माइनस में होता है ना। हाँ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम K2 और K1 काट दें क्योंकि दोनों इक्वल है, तो log 1 हो K2 जाएगा मेरे से। ये इक्वल इस रिजल्ट के बाद आया है ना, जब हम ई नॉट जीरो लिए या टी इनफाइनाइट लिए नहीं नहीं तब आया नहीं। ना। हाँ चलो ठीक है, समझ गया तभी तो समझ आया गया। K1 K2, तब इक्वल टू हम लोग के कह सकते हैं K1 K2 निकालने के लिए किया ना, समझ रहे हैं। यस। तो यहाँ पे देखिए आर्हेनियस का एक इक्वेशन ऐसे, मतलब आपको इस तरह से भी पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, बस याद रख लीजिएगा, आपको मन होगा तो निकाल लीजिएगा। ये अपान RT स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आर्हेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। किसी को अच्छा लगेगा डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, मैं बताने वाला नहीं। फॉर्म आप आजकल फार्मूले पूछने लगे हैं, ठीक है, इसलिए ये सब बताना पड़ रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप यहाँ कहाँ से लगाएंगे, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा बैठ के, नहीं आएगा तब पूछिएगा इसको। फ्यूज हो गएगा फिर से, इसको डिफरेंशिएट करना। नहीं सर। हम्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा, कर लीजिएगा बैठ के, खाली समय रहेगा, नहीं तो याद कर लीजिए, याद तब भी करना पड़ेगा। हम्म, समझ रहे हैं। यस सर। ठीक, ये देखिए हम लोगों को ये चीज हो गया, मतलब टेम्परेचर वाला पूरा, और इसमें हम लोग क्या क्या कर लिए, और यहाँ पे आर्हीनियस का पूरा, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल फेमस है। फिर हम लोग कैटालिसिस वाला कर ही लिए, एक दो चीजें एनसीईआरटी का डायरेक्ट है वो लिख देंगे, बस हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक, तो एक क्वेश्चन लगाइए आप लोग पहले। ये रिएक्शन with temperature is increase
फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। प्लीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले किए थे इसी तरह का। कितना हो जाएगा आंसर? थर्टी टू। 32। नहीं होगा यार, हाँ, थोड़ा सा और कम। 32 नहीं होगा। हम्म 32। 33 होगा। 2 के पावर 4 कितना होगा? 2 के पावर 5 आएगा सर। 32। 5 कैसे आएगा यार? 10 से और 20 50 के बीच में कितना गैप होगा? क्या है यार? 4 का ही तो गैप होगा। 50 माइनस 10 कितना होता है भाई? 40। 50 माइनस 10 40 आएगा। तब 16। 40/10 कितना आ गया? तो 16 आंसर आएगा। तो लगा चुके हैं यार। इसको डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं ना, 58 10 करके। कुछ अबे नहीं भाई माइनस हमने करना है, फार्मूला ये बताया तो ठीक काहे माथापच्ची कर रहे हैं? हाँ? फार्मूला तो ठीक बता है। चुके हैं यार। अब भी आप लोग यार नहीं नहीं फार्मूला लगाना हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। एनालिटिकल जो भी। देखिए मैं दूसरा जो मतलब कि बिना फार्मूले के लगाते हैं बच्चे उनका। जैसे हम लोग पढ़े हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाएगा जब 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग। क्या लिखा नहीं रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है? 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाता है। यही होता है ना? तो पर इसमें कोफिशिएंट तो दिया नहीं है किसमें? इस वाले क्वेश्चन में। पहले वाले में हाँ। कोफिशिएंट ने दिया है, इंक्रीज बाय दिया है ना। तो ऐसे इंक्रीज भी लगा दिया सकते हैं। ना, हाँ रिएक्शन तो टू बढ़ा। ही मानेंगे। मतलब 2 और 3 में से कोई कोफिशिएंट चूज कर लेंगे। ठीक है, 2 तो चूज पर कर 2 पे लीजिए। अलग आंसर आएगा, 3 पे अलग आंसर आएगा। 2 वाला लगाइएगा ना, 2 वाला। 2 पे तो 16 जैसे आएगा फिर। इसमें हम हाँ हाँ 16 आएगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे दूसरे मतलब बच्चे ऐसे लगाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस में 2 टाइम्स हो गया। फिर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जाएगा, कितना हो गया? 2 के पावर 2 टाइम्स हो गया। फिर 30 से जाएंगे कहाँ? 40 जाएंगे। फिर 40। क्या हो 2 के जाएगा? पावर 2 4 पावर होगा। 3 हो जाएगा। और फिर 40 से लेके कहाँ जाएंगे? 50 जाएंगे। तो कितना? 2 के पावर 4 हो गया। या मन करे आप इसी में 2 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 हो गया, इसमें 2 इंटू 2 हो गया, इसमें 2 2 बढ़ाते जाइए कि नहीं? हम्म 2 इंटू 2 इंटू 2। बात तो ये है, चाहे जैसे लगाइए। यहाँ पे 4 करेंगे तो ये आंसर हमारा लास्ट है 16 टाइम। ठीक, चाहे जैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में कितना आएगा? दूसरा में एक्सेस करके कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है यहाँ पे आर्यन? K2/K1 ना। हाँ टेम्परेचर हाँ। कोफिशिएंट है हाँ ना T2/K1। अब आर्यनियस लगाइए यहाँ पे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो भी किलो जूल में।
टेम्परेचर नहीं दिया मैंने ना, टेम्परेचर यहाँ पे लिख लीजिए, टेम्परेचर नहीं दिया है यार इसमें। T1 दे दिए 25 डिग्री सेल्सियस, And एंड T2 दे दिए 35। इफ अब आएगा, तभी तो आएगा, अब लग जाएगा ना। मैं लगाऊं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। पहले इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। ठीक, आर की वैल्यू कितना हम लोगे? 3.1 लेंगे। ठीक, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट थीटा दिया है तो K2 अपन K1 हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम लोग log K2 अपान K1 पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये अपान क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 8.314, और इधर हम लोग यानी कि ये दोनों हम लोग 308 माइनस कितना है 298 अपान 298 इंटू 308 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, इसी को आंसर आ जाएगा। यहाँ पे log 2 हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक, और ये कितना 2.30 इंटू 8.314, इसमें कैलकुलेशन रहता है, यहाँ पे 10 हो, और ये कितना आ जाएगा 298 इंटू 308, इसको मैं कैलकुलेट वगैरह करेंगे, और log 2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इधर कितना हो जाएगा सर अगर सेल्सियस को दिया 0.3। तो उसे तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेल्सियस में कर, हाँ हमेशा, कहीं पे भी आंख मूंद के करिए, पर वो तो कभी भी डिग्री जैसे अगर सेल्सियस हम में। आर की वैल्यू वो वाली ले ले जिसमें सेल्सियस होता है तब तो फर्क नहीं आएगा ना। आर की वैल्यू तो ये जो 8.314 क्या है बोल आर रहे की हैं? वैल्यू है ना। हाँ, किलो जूल में यही होगा, किलो जूल में बोला है क्वेश्चन, अच्छा। किलो जूल। कैलोरी रहता है तो आप लेते हैं जो दूसरा 2 कैलोरी। आप थोड़ा सा उधर जाइए, ये आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 52,897 किलो जूल, ये आएगा। ठीक, नेक्स्ट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, 2-3 उसको लगाते हैं। लगाइए भाई, आप लोग लगा नहीं रहे। अब ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने बता दिया है कॉन्सेप्ट, आप लगाइएगा। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, A tends to be has an activation energy of 17 किलो जूल पर मोल ऑफ ए। ठीक है, द हीट ऑफ द रिएक्शन is 40 किलो जूल। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, B to A। ठीक है,
ये लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया आपको ना। दूसरा फिर लिखें। अरे आप लोग चले गए कि हैं? हूँ सर, थोड़ा सा मैं हाँ म्यूट सर। किया हूँ, इधर वो चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सर। नहीं सही, म्यूट कर लीजिए तब। लगाइए लेकिन जल्दी। भाई छोटा सा तो क्वेश्चन है यार। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस टाइप के 2 क्वेश्चन लगाए थे ऊपर। 57 होगा क्या? 57 किलो जूल लगाइए, बताइए है। कैसे लगाया। लगाया कैसे है आपने? ये कौन? ये क्या कहते हैं, ऐसे कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ई फर्स्ट बी प्लस ई फाइनल कर दिया। जो मतलब हम लोग, एक कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? अरे भाई लिखा है रिएक्शन में एक्सोथर्मिक, और है बताइए। हम्म, क्या कह रहे हो सर? कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक लगाएंगे ना। एक्सोथर्मिक तो लिखा ही है। कितना आ रहा है? 57। एक सेकंड। हाँ इनका सही आ रहा है। भाई छोटा सा तो क्वेश्चन है, अभी ऊपर क्वेश्चन का हम लोग लिखे थे ना। इन्हें बैकवर्ड का पूछ रहे हैं, तो हम लोग ई वी इक्वल टू ई एफ प्लस डेल्टा एच कर देना है बस। और क्या, एक सेकंड कर रहे हैं हम। कितना हुआ? यही लगेगा ना? गलत कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है कितना, 17। और हीट ऑफ रिएक्शन इतना दिया है। तो ई एफ कितना दिया है, 17 प्लस क्या, 40, 57 किलो जूल कर देना। ऊपर हम लोग किए हैं भाई। अरे ये तो देखते हैं, आंसर बता देना चाहिए था आप लोग। दूसरा यहाँ पे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, लॉग के when plotted against 1/t given। स्लोप दिया -8,000। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें पहले आर्हेनियस इक्वेशन लिखिए, लॉग वाला।
फिर इसको कोरिलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से एनसीईआरटी में भी दिया है क्वेश्चन, अभी उसको भी लगवा रहे हैं। जैसे इसमें आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपान 2.303 आर और 1/t ऐसे लिख। अब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन लॉग के प्लॉटेड अगेंस्ट टी 1/t के रिस्पेक्ट में स्लोप दे दिया है। तो स्लोप कितना होता है, इतना होता है। इतना का वैल्यू कितना दिया है? भाई स्लोप तो यही होता है ना, हाँ हाँ स्लोप माइनस ई ए अपन 2.303 यार। आर। तो हम लोग स्लोप माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो मतलब कि कौन सा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, इसलिए माइनस आता है यहाँ पे। तो हम माइनस वैल्यू हटा देंगे, या मतलब माइनस में दिया ही है, माइनस माइनस तो हट ही जाएगा आपका। ठीक है, माइनस केवल। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 800 8000 ये हटा देते हैं इधर से, तो ई ए अपन 2.303 आर इक्वल टू 8000। तो ई ए इक्वल टू आप समझ रहे हैं क्या आ जाएगा आंसर, 8000 इंटू 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना लेंगे। अब यहाँ पे कैलोरी में आप निकालना है, तो यहाँ पे बोला नहीं तो आप कैलोरी में निकाल सकते हैं ना आर्यन। तब यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, या 1.98 लेते हैं ना, या 2 ले सकते हैं। समझ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, समथिंग आएगा ये कैलोरी। ठीक, समझ रहे हैं ना। ठीक। ठीक है सर। हाँ। ऐसे आपको इसमें करना है, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन मतलब इसमें आता ही आता है 100%। हम्म। ये कोई और क्वेश्चन लिखा जाए इसमें, देखिए ये तो हम लोग कर लिए। और कह सकते हैं एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए पी टी हाफ इज 10 डे, डेज में दिया है। टाइम रिक्वायर फॉर 1/4 conversion of A। बताइए कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका, पढ़ चुके हैं यार। एक सेकेंड। आंसर 4.1 आएगा। ठीक है, अब इसको लगाइएगा। पिछली भी लेक्चर में हम लोग दिए थे, आप क्वेश्चन दिया था लास्ट में, और आप लोग लगाए नहीं होंगे, हमें पता है। क्या चीज दिए थे सर?
पिछले वाला लेक्चर में दिए थे। चलिए ये लगाइएगा, मैं आगे भाई कंप्लीट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में हम लोग ऐसे तो कैटालिसिस का इफेक्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने हेडिंग नहीं डाला था, तो हम हेडिंग डाल के इसमें कोलिजन थ्योरी वगैरह सारा कर लिए थे, इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस और टेम्परेचर दोनों मर्ज करके। ठीक है, समझ रहे हैं। कैटालिसिस में एक आपको इसी के बेस में क्वेश्चन मतलब फिगर जैसे हम लोग ऊपर बनाए थे, फिगर आपको दिया रहता है। ठीक, और इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट ऑफ कोलिजन का जैसे पढ़ लिए थे, तो वहां पे दो चीजें आ जाता है, जो हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया हुआ, कोलिजन थियरी जहाँ पे आप पढ़े थे, कोलिजन थियरी, थोड़ा सा कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह का रिलेशन आपको जानना है। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, छोटा छोटा यहाँ पे टर्म बीच में लिखना चाहिए था, लेकिन हमें थोड़ा सा मिस हो गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हम्म, सर जो फ्रीक्वेंसी से वो जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड हाँ करे। मतलब द नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन पर सेकंड ने, हाँ पर सेकंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं वैसे। तो इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी में आपको जैसे बोला है बुक के अकॉर्डिंग ए प्लस बी मिल के प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट कभी कभी एनसीईआरटी बेस पूछ रहा है, तो आपको जेड ए बी मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई और आर्हेनियस हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, इस तरह से हो जाएगा। वही चीज है सिमिलर, बस ये आपको इसे बुक में लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है, बाकी चीज आप जान ही रहे हैं इसमें। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन वगैरह तो आपने पढ़ ही लिया। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्टेरिक फैक्टर कभी आता है, मतलब कि यहाँ पे जैसे टू मतलब अकाउंट ऑफ टू अकाउंट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन रीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनदर फैक्टर यहाँ पे आता है, फैक्टर पी बुक में दिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है इफेक्टिव कोलिजन का। तो कहाँ पे फार्मूले में लिख जाएगा, अरे प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। तो इसमें देखा जाए तो उसी जो फार्मूला अभी हम लोग रेट पढ़े थे, रेट आर इक्वल टू पी लग जाएगा, पी फॉर प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, जेड ए बी तो था ही उसी इक्वेशन के लिए। ठीक है, और ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये आपका लास्ट बुक का लास्ट टॉपिक ये था। ठीक है, ये हम दो चीजें बताने के लिए आपको यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब जैसे क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक चीज एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, पहले वो आता था लेकिन अब है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आप पूछेंगे तो हम उसलिए पहले बता देंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पैरेलल रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन के लिए, पैरेलल रिएक्शन क्या होगा, पैरेलल रिएक्शन के लिए मान लीजिए कोई पैरेलल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे केमिकल काइनेटिक्स में रेट निकालेंगे। ठीक, जैसे पैरेलल रिएक्शन जैसे ए है,
ये ये दो चीजों में चेंज हो रहा है। पहले इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता था, लेकिन अब है नहीं, ये पहला रिएक्शन वाला हटा दिया ना। पहले एनसीईआरटी में था K1 K2, ठीक, बी एंड सी, दो रिएक्शन में बट गया एक, ठीक। तो यहाँ पे जब इसका रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आर्यन, यानी कि डीबी का कंसंट्रेशन अपॉन डीटी का कंसंट्रेशन इक्वल टू K1 लिख देते हैं। K1 तो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे नहीं, केवल। तो ये हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम लोग अगर डीसी अपॉन डीटी लिख दें, डीसी का कंसंट्रेशन अपॉन डीटी, तो क्या हो जाएगा, K2 और ए का कंसंट्रेशन हो जाएगा कि नहीं। यस सर। इतना तो समझे रहे हैं। हाँ अब हाँ। यहाँ पे देखिए, इधर का वैल्यू इक्वल है तो इधर का इक्वल हो जाएगा, नहीं, यानी कि K1 K2 क्या हो गया, एक तरह से अलग अलग चीजें हो गई। तो आप मतलब अगर डिवाइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि के, ये वाला के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 प्लस K2, यही है ना, इसका मीन्स यही है ना। यानी कि कह सकते हैं अगर हम लोग बी का कंसंट्रेशन कोई पूछे, बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन दिया है, तो K1 अपान K2। भाई अभी है नहीं सिलेबस में, बस एक हम एक क्वेश्चन लगा के इसको क्लियर कर दे रहे हैं बस, ठीक है। अगर पैरेलल का कभी क्वेश्चन मिलेगा, एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर, इन ए पैरेलल रिएक्शन ऐसे बोलेगा, सिमिलर रिएक्शन, ये ऐसे बना भी दे रहे हैं क्वेश्चन में भी, के इक्वल टू 5 दे दिया है, ठीक। और यहाँ पे K1 K2 और ए बी एंड सी, इफ 40% of B and 60% of C are found, then value of K1 and K2 will be, निकल जाएगा। सारी चीजें दिया है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में 5 इक्वल टू K1 प्लस K2, नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक रिलेशन। और 40/60 कर सकते हैं, बी का कंसंट्रेशन ई का दिया है, तो K1/K2 हो जाएगा, नहीं, कितना आ गया, बोलिए, ये कितना आ गया, 2 3 आ गया ना। तो वहां से लगा सकते हैं K1 K2 का अलग अलग वैल्यू, K1 का वैल्यू क्या आ गया, 5 माइनस K2 का कितना है, रेशो में 3 है, तो K1 का वैल्यू 2 आ गया। K2 कितना हो गया, 5 माइनस 2, तो 3 आ गया। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लगा लीजिए। बाकी हमने इसमें पूरा सारा करा दिया, अब कुछ बचा नहीं है, समझ रहे हैं। सर हाँ तो ठीक है। हाँ, ये पूरा आप एनसीईआरटी लगाइए या कोई भी लगाइए, आपको लगना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन ही आता रहता है, जैसे क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोइंग द रिएक्शन, फॉलो द रिएक्शन। जैसे यहाँ पे Kn लिख दिया 4.5 ACM, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। सेकंड इनवर्स ई माइनस, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का हमने लगाया था, जो अपने में आया था, तो यहाँ पे ये केल्विन में दिया है, अपान 80 कर दिया, ठीक। कैलकुलेट, ये निकाल सकते हैं,
अब इसमें देखिए इक्वेशन का आप मदद लेंगे, कौन सा इक्वेशन लगेगा? अरे अरे भाई एक्सपोनेंशियल वाला माइनस। लगेगा ना। हाँ आप सोल्यूशन करेंगे, इससे कोरिलेट कर लीजिए, यानी कि k इक्वल टू ए और e माइनस ई ए अपान आर टी। तो ये वैल्यू जो है वो किसके हो गया? ये पे हो गया, यहाँ से आ गया। समझ रहे हैं? आ अच्छा। गया ना? ऐसे कोरिलेट करके लगा लेना है, लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। लगाइएगा। हाँ, इसी तरह एक क्वेश्चन और है, तो द इसी एबीएनसीईआरटी में दिया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट, ऐसे हम ऊपर लगवा चुके हैं, ऑर्डर decomposition of H2O2 is given by the following equation। इसमें भी इक्वेशन है, तो इसमें भी कोरिलेशन करना पड़ेगा, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, तो log k इक्वल टू, एक क्वेश्चन का ही पार्ट है, 3 4, और माइनस कितना दिया है? 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन अपान टी। ठीक, तो इसमें भी कैलकुलेट पूछ रहा है, कैलकुलेट EA for this reaction and at what temperature will its of period be 256 मिनट। एक और जोड़ दे रहा, इसको भी करिएगा सेम। ठीक है, अब ये कौन से इक्वेशन से रिलेट हो जाए? लॉग वाले से नहीं, यानी कि जो हमने दूसरा इक्वेशन पढ़ा, लॉग के इक्वल टू, बताइए, लॉग ए माइनस ई ए अपान 2.303 RT, इससे कोरिलेट कर दीजिए, देख लीजिए वही है नहीं। तो ए अपान 2.303, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.25